वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट 7 फरवरी हो गई है। 6 फरवरी के जो आर्टिकल्स मिस आउट हुए थे वो हमने 7 फरवरी में इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे सामने ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पे कॉल करके आप कभी भी पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ भी ले सकते हो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। जो भी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, जो जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वही आज के हमारे ये है इम्पोर्टेंट 5 आर्टिकल्स। एफपीआईज के बारे में पढ़ेंगे, विमेन वर्क फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिकंसिडरेशन, आरक्षण के ऊपर बात करेंगे, एनर्जी और हाइब्रिड ओवर इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला आर्टिकल है एफपीआईज के बारे में। अब एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सेबी जो है पूरा सब कुछ देखती है, हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि एफपीआई पे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे एडिशनल डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे ताकि एफपीआई को एक रूट बनाया जा सके। सेबी ने ये देखा है कि जितने भी एफपीआई हैं यहाँ पर उसमें सिंगल इन्वेस्टमेंट की जगह मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तो एडिशनल डिस्क्लोजर्स यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है, तो एफपीआई से उन्होंने काफी इंफॉर्मेशन मांगी। अगर मैं आपको सीधा बात बताऊं कि ये हमारे सेबी क्या होता है, क्योंकि सेबी हमारे लिए जरूरी है पढ़ना। सेबी फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो कि पूरा सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। पूरे इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट से ये जुड़ी हुई है, जिसका जो कि असल में 1988 में बनाई गई थी और 1992 में प्रॉपरली इसको एक्ट के तहत बना दिया गया, जिसका काम है सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट सबको कंट्रोल करके देखना। ठीक है, और एफपीआई क्या होते हैं? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो कि एक इन्वेस्टमेंट तरीका होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे आती है, जो कि 2014 से चल रही है भारत के अंदर, मतलब नया डिजाइन आया था इसका, तो इनको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो, जिसमें जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एक साथ इकट्ठा पोर्टफोलियो बना दिया जाता है, एक ही टाइम में, एक ही जगह पर। और जहाँ भी उनका रजिस्ट्रेशन है, उनका फ्रेमवर्क है, उनका इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आपको उसी एफपीआई में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन कैपिटल जो भारत में आती है, अलग डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, भारत में जो आता है वो एफपीआई के माध्यम से इंक्लूड होता है। ठीक है, सेबी और एफपीआई क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसके लिए सरकार जो है, सेबी है यहाँ पर, ये असेट अंडर मैनेजमेंट के ऊपर देख रही है। भाई ऐसे जो असेट जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, ब्रोकरेज हाउस का हो गया, वो सब चीजों को एक मैनेज करने के लिए तैयारी यहाँ पर की जा रही है। ठीक है भाई, एफपीआई के डिस्क्लोजर है ये सारी चीजें। ठीक है, एफपीआई में करीब 50% से ज्यादा तो म्यूचुअल फंड और हाउस ब्रोकरेज के ही पॉइंट लिए गए हैं। करीब करीब 25,000 करोड़ की इक्विटी वो बन जाती है टोटल, हम काउंट करें तो। ठीक है, तो ये सेबी जो है यहाँ पर इसलिए इसको डिस्क्लोज करती है ताकि एक सिंगल इसका मैनेजमेंट तैयार रहे और हमें पता रहे कि कहाँ पर कितने प्रकार में कितनी क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं, वो सब कुछ एक तरीके से हमारे सामने रहे, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है भाई, ये था फर्स्ट आर्टिकल। सेबी और एफपीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि सेबी और एफपीआई होते क्या है। इतना भी आप अच्छे से पढ़ लोगे उतना भी इसमें इनफ है कि सेबी और एफपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्या काम करते हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पर जो है अलग से एक सेकेंड आर्टिकल हमारा शुरू होता है, जो कि ये कहता है कि विमेन वर्क फोर्स को हम लोग यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। विमेन वर्क फोर्स का यहाँ पर मतलब है कि ऑलरेडी जो हमारी विमेन वर्क फोर्स काम करती है, इसमें हम और बेटर बनाने की इसको कोशिश करेंगे। मतलब कि पहले पहले जो है हमारा, मतलब यहाँ पर विमेन वर्क फोर्स के लिए ईपीएफओ और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों ने मिल करके यहाँ पर जो है वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर पूरी बात करी है। वुमेन वर्कफोर्स कितना है उसके ऊपर पूरी बात करी है। तो वुमेन वर्कफोर्स जो रहेगा, वुमेन पार्टिसिपेशन, ईपीएफओ और लेबर मिनिस्ट्री भी मिलकर के सारा देखेगी और ये बताएगी कि भाई कहाँ पर कितनी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर जो है वर्कफोर्स है। विमेन वर्कफोर्स कितनी कितनी कंपनियों में कितना कितना है, वहां पर कितना उनको वर्किंग आवर मिल रहे हैं, कितना उनका फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या उनको इक्वल पे मिलता है मेल के अकॉर्डिंग, तो वो सब कुछ यहाँ पर तैयार किया गया है और विमेन वर्कफोर्स के ऊपर एक डेटा तैयार किया गया है। विमेन वर्कफोर्स का पूरा एक डेटा है।
अभी के हिसाब से ईपीएफओ की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से 29.88 करोड़ मेंबर्स हैं, ठीक है, पूरा इस रिपोर्ट के हिसाब से, जिसमें से विमेन का जो वर्क फोर्स है वो काफी पहले के टाइम पे बढ़ा है अनपेड वर्क कैटेगरी में, ठीक है, अनपेड वर्क में ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इस रिपोर्ट के हिसाब से फीमेल पार्टिसिपेशन जो है 27.8% बढ़ गया है, पहले 17.5 था तो बड़ा ही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ पे बढ़ा है, जो हेल्पर्स होते हैं हाउस होल्ड में, जो घर में काम करने के लिए आते हैं फीमेल्स, मतलब आप कह रहे हो मेड एक तरीके से, उनका सबसे ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, इंडिया में। तो अगर हम बाकी आस पड़ोस की बात करें, श्रीलंका में काफी अच्छा वर्क फोर्स है 33%, 25% पाकिस्तान में, 29% नेपाल में, 38% बांग्लादेश में है, चाइना में 61% है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये वर्क फोर्स के बारे में हमें बताया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई है। और आगे ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर अगर हम यहाँ पर पेड मेटर्निटी रिलीव्स लेके आते हैं, मतलब मेटर्निटी रिलीव्स मिलेंगी लेकिन वो पेड होंगी, अगर ऐसी हम चीजें लेकर के आते हैं तो बहुत ज्यादा विमेन सेफ्टी, विमेन की नाइट शिफ्ट्स में सेफ्टी होना, काफी हमको फायदा इन चीजों में हो सकता है। इसी के लिए हमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का कोड यहाँ पे लेके आना, वर्किंग कंडीशंस पे लेके आना, ये सब लाने की जरूरत है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, विमेन और मेल के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होके, अगर सेम काम किया है तो सेम पैसा यहाँ पर सबको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर अभी की बात करूं मैं, तो पूरी पॉपुलेशन में 48.4% विमेन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है विमेन की। उसी के साथ साथ विमेन की यहाँ पर जो है मेन से कम है बिल्कुल, ठीक है, 20.3% है वर्क फोर्स, जिसमें से 18.2 अर्बन एरियाज में है विमेन। पहले से ज्यादा इंक्रीज हुई है, एम्प्लॉयबिलिटी काफी इंक्रीज हुई है। ये अगर इंक्रीज होगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। 91% जो है वो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे मजदूर हो गए, घर में काम करने वाले हो गए, जिनका कोई डेटा नहीं है सरकार के पास, ज्यादातर जो है उसमें ही हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज है यहाँ पर, और इसको हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा तो ऑब्वियसली ये चीज बढ़ेगी। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि फीमेल जो है वो यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ सॉरी, जो यहाँ पे फीमेल है, उनका यहाँ पर अपने इश्यूज भी होते हैं, पैंडेमिक की वजह से भी उन्होंने बहुत सारी, यहाँ पर जो है एक तरीके से आप देखोगे कि उन लोगों का भी क्विट कर रहे हैं, लॉ जॉब्स उनकी चली गई कोविड के समय, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर रहा था। तो ये विमेन के जो सोसाइटियल बैरियर्स होते हैं वो भी उनका बहुत बड़ा कारण होता है कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन सरकार ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें करी हैं एम्प्लॉयज के लिए। मिशन शक्ति लेकर के आए थे, जिसमें विमेन को एम्पावर करने की बात की जाएगी हर साइड पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा हो गया, सखी निवास, पालना, क्रेच लगाए जाएंगे, ताकि जो मैरिड और जिनके कोई बच्चे भी हैं उनके लिए भी एक अलग से सुविधा रहे। वर्किंग वुमेन के लिए यहाँ पर एक क्रचेस बना दिए जाएंगे उनके बच्चों के लिए। तो सरकार इसके लिए काफी सारे स्टेप्स तो ले रही है। आपने इसमें मिशन शक्ति को याद करना है, जो कि फीमेल सेफ्टी के लिए और फीमेल को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए किया गया है। मैटरनिटी बेनिफिट भी सरकार यहाँ पे देती है। मैटरनिटी रिलीव जो है वो यहाँ पे सरकार ने दी है, 12 हफ्तों से 26 हफ्तों तक यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। ये भी यहाँ पर बनाया गया। तो इस तरीके से सरकार ने यहाँ पर ये सब चीजें करी है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से नारी शक्ति वंदना अभियान अभी आया है। 1/3 सीट जो है यहाँ पर रिजर्वेशन की जाएगी यहाँ पर ठीक है। तो उसके लिए इंडिया मिशन हो गया, ये भी यहाँ पे स्टार्ट किया। तो ये सरकार ने विमेन रिजर्वेशन के लिए ही सारी चीजें करी है, ताकि एक बेटर अपॉर्चुनिटी विमेन को मिले। आपने जो डेटा पढ़ा है वो आपके प्रीलिम्स में काम आएगा, ठीक है। वो चीज है आपको जो यहाँ पर याद रखना है, ये सारी बातें जो हैं पूछी जाती हैं। क्लियर हुआ भाई? ये आप लोगों को कोई डाउट यहाँ तक? ये वाला आपको याद करना है, सारी मिशंस वगैरह के नाम पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही तीसरा, ये थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया आज के समय में, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि रिजर्वेशन के ऊपर वापस से रिकंसिडरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूजीसी जो है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, उन्होंने यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है, वो यहाँ पर हायर एजुकेशन के ऊपर बात करी। उन्होंने नई ड्राफ्ट यहाँ पर गाइडलाइंस ली है, ठीक है। 2006 में पहले आई थी, उसके बाद अभी नई गाइडलाइंस उन्होंने तैयार करके ये बोला है कि भाई हम लोग यहाँ पर जो है रिजर्वेशन के ऊपर नई चीजें लेके आएंगे। हम नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे, 4 मेंबर की कमेटी बनाई है, जो कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करेगी। इसमें जो है, इस कमेटी में हेड है डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डीन है सोशल साइंस के बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। काफी सारे लोगों ने यहाँ पे तैयार करके दिसंबर 27 को इस गाइडलाइंस को पब्लिश किया था,
ठीक है। पब्लिक फीडबैक तक के लिए वो 28 जनवरी तक खुली हुई थी। तो इसमें सब कुछ यहाँ पे लिखा है, जितने भी कोर्ट केसेस रहे हैं यूजीसी वगैरह पर, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और उस हिसाब से यहाँ पर पूरा का पूरा बताया कि भाई फैकल्टी पोस्ट में कितना कोटा है, कितना रिजर्वेशन है, बच्चों के लिए कितना है, कितना कास्ट की क्लेम है, कितने स्टूडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हर चीज के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने एक अलग से चैप्टर रखा जिसका नाम रखा था डी रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन को हटाना। तो ये सोशल मीडिया पे वायरल होकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में था कि डी रिजर्वेशन जो है वो क्या चीज रहेगी। डी रिजर्वेशन जो है, यूनिवर्सिटी में अगर जस्टिफिकेशन देगा तो हम यहाँ पर इसको हम रिजर्वेशन को यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे यही है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे टीचर्स की, टीचर्स यहाँ पर एप्लीकेशन पे उनको डायरेक्टली यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। डी रिजर्वेशन मतलब कि ये है, जो यहाँ पर SC ST OBC EWS के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व थी, अगर वो फील्ड सीट फुल नहीं हुई है तो वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए खोल दी जाएंगी। ठीक है। कोशिश करिए उनको भरने की, नहीं भरी है तो उनको वापस से सीट जनरल वालों के लिए खोल दी जाएगी। इसे कहते हैं डी रिजर्वेशन। ये नहीं कि रिजर्वेशन हटा रहे हैं, सीट्स नहीं भरी है इसलिए जनरल वालों के लिए खोल दी जा रही है वो चीज। तो ये इन्होंने यहाँ पर किया था और कई बच्चों ने और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है ये चीज अच्छी नहीं मानी थी डी रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट को। और इसकी वजह से काफी ज्यादा पब्लिक में समस्या आने लग गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि भाई इस पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो हायर एजुकेशन में ये होना चाहिए, ये यूजीसी ने काफी बोला है। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेप यहाँ पे लिया गया है। रिजर्वेशन हो लेकिन इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए हो। और हर 5 सालों में, आप पढ़ो यहाँ पर, मैं रीड करके ही बता रही हूँ, हर 5 सालों में रिजर्वेशन पॉलिसी को रिवाइज किया जाना चाहिए, सारी चीजों को चेक करना चाहिए। जो भी सारी चीजें हैं वो सेंसिटिविटी के साथ जो है पूरी संभलनी चाहिए। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए अगर वो हायर एजुकेशन की बात हो। ठीक है। सेंसस को हिसाब रख के करना चाहिए, लेकिन हमें जो है बाकी सीट्स जो अनफुलफिल्ड है उन पे भी ध्यान रखने की पूरी पूरी जरूरत है। ठीक है। ये इसके अंदर पूरा बताया गया था। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी लोगों को? ये सारा कुछ आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है भाई। अगला हमारा आर्टिकल आता है इंडिया की एनर्जी ट्रांजेक्शन के बारे में। इंडिया की एनर्जी जो हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज करा है, उन्होंने ये बोला कि आगे आने वाले समय में हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड चाइना को भी सरपास कर जाएगी और हम 2026 तक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ रेट में काउंट होने लग जाएंगे। ठीक है। ये बोला गया है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड चाइना को भी सरपास करके सबसे ज्यादा 2026 तक आगे बढ़ रही है। और जो हमारी इस हिसाब से अभी जो ग्रोथ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, 2024 से 2026 तक भी इंक्रीज होगी। और इंडिया को कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है। 2026 तक 68% हमें कोल के जनरेशन में ही करानी पड़ेगी। और जो हम कह रहे हैं 2070 तक नेट जीरो लाएंगे, मतलब बहुत मुश्किल है कि हम ये टारगेट को आगे कंप्लीट भी कर पाए। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है कि एनर्जी डिमांड काफी बढ़ने वाली है। रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि 21% शेयर हमारी इलेक्ट्रिसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर हो। ठीक है। लेकिन आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है, जितना यूके की डिमांड है ना उतना हम लोग भी पहुंच जाएंगे। 85% जो है यहाँ पर एनर्जी जो है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी, उसमें चाइना टॉप करता है। अब यहाँ पर इंडिया भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में बहुत आगे हो जाएगा। हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डैम्स और पानी के थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी लगा रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे पाइपलाइन भी लगाई जा रहे हैं इससे जुड़े हुए। इंडिया न्यूक्लियर कैपेसिटी को भी 3 गुना करने की कोशिश में लगा हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। रशिया की हेल्प से कुडनकुलम को कैपेसिटी में बढ़ाया गया। ऐसे करते करते बहुत और सारे भी यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश करने में लगी हुई है सरकार। ठीक है। वही चीज है कि आगे आने वाले समय में ये काफी इंक्रीज होगा। ऐसा बोला गया कि नेट जीरो टारगेट को हम कैसे अचीव कर पाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। ठीक है भाई। अगला लास्ट हमारा आता है हाइब्रिड ओवर इलेक्ट्रिक। मतलब कि आपको पता है कि हम लोग एनर्जी के मामले में हाइब्रिड सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन अब हमारा ध्यान होना चाहिए हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ। मतलब कि जिसमें इंजन जो होगा वो कंबशन वाला होना चाहिए, लेकिन जो उसमें मोटर होगी वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, ताकि दोनों मिला करके जो पॉल्यूशन होता है ना वो कम हो। मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिक भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पॉल्यूशन वाला भी नहीं होना चाहिए, बीच का सॉल्यूशन होना चाहिए जिसका इंजन कंबशन इंजन है और मोटर इलेक्ट्रिक है। ठीक है। ये मैं आपको समझा रही हूँ, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं समझा रही हूँ, वही याद करना है। क्योंकि ईवी और हाइब्रिड व्हीकल को बहुत लंबा समय लगेगा भारत में पूरे आने में। इसके एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जो है वो हमारा
हाइब्रिड हो सकता है, हाइब्रिड अगर लेकर के आए तो वो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है। लिथियम आयन बैटरीज में लगा सकते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड व्हीकल जो है वो बहुत सही एक कॉस्ट में आ जाएगा, डीकार्बनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ईवी से अगर अभी कोई जो होता है वो 158 ग्राम पर किलोमीटर होता है कार्बन एमिशन, हाइब्रिड में 133, तो कम हो जाएगा ना ये चीज, ठीक है। ठीक है, व्हीकल एमिशन जो है वो क्रूड माइनिंग, रिफाइनिंग, पावर जनरेशन वगैरह सबको इंक्लूड करके कार्बन एमिशन बताया गया है इसमें। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। नॉर्वे, यूएस, चाइना, ये सब इस चीज के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, इस पे सब्सिडीज भी प्रोवाइड करें, तो सरकार भी इस चीज पे ध्यान दे। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी चार्जिंग के ऊपर। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर को चार्ज करेंगे यहाँ पर, इंजन को चार्ज करेंगे, तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जितने भी हमारे चार्जिंग स्टेशन हैं कंट्री में, वो 2 और 3 व्हीलर्स के ऊपर बनाए गए। कार्स के लिए और स्मॉलर व्हीकल्स के लिए चार्जिंग रिक्वायरमेंट अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है। चार्जिंग स्टेशन बनाने की पूरी जरूरत है। जैसे पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी होती है ना, ऐसे चार्जिंग स्टेशन पे भी लाइनें लगी होनी चाहिए। वो चीज है ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, अब देखो चार्जिंग अगर करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करनी है, और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें यही पढ़ना है आपको। इसमें ये सब नहीं पढ़ना, जितना भी मैंने बताया उसको, वो वाली बातें आपको दिमाग में रखनी है कि इनिशिएटिव भी सरकार ने खूब लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हाइब्रिड व्हीकल्स को काफी प्रमोट किया, किट्स दिए हैं, ठीक है। डायरेक्शंस दिए हैं कि आप किट्स दिए हैं कि आपको, भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने भी चार्जिंग स्टेशन बहुत लगाए हैं, 18,000 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं, जिसमें आप ई रिक्शा वगैरह उनको चार्ज कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना जो, वो चार्ज कर सकते हो। तो वही चीज है कि इससे ग्रीन स्ट्रैटेजी प्रमोट होगी। लेट्स सी इसमें किस तरीके से कैसे आगे पास कराया जाए। क्लियर है भाई। आज के हमारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो। डायरेक्ट टैक्स से जीडीपी का हमारा क्या रेशो बनता है। तो डायरेक्ट टैक्स और जीडीपी रेशो जो है वो आपस में, अगर हम इनका कोलैबोरेशन देखें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए कि डायरेक्ट टैक्स और जीडीपी का जो रेशो है वो सही लिखा हुआ है। 15 साल में सबसे ऊपर पहुंच गए टैक्सेस और जीडीपी का रेशो, ठीक है, 6.11%। डायरेक्ट टैक्सेस 54% हमें कंट्रीब्यूट करती है, सही लिखा हुआ है। टैक्स की बायोएंसी जो है वो इंक्रीज ये नहीं हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रैप, स्टील प्रोडक्शन में स्क्रैप का यूज। स्टील प्रोडक्शन जब भी की जाती है उसमें हम लोग स्क्रैप का यूज करते हैं, ये मैंने पहले भी कराया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ दोबारा से। सरकार जो है यहाँ पर ये कह रही है कि हम लोग स्टील में स्क्रैप जो होता है, ठीक है, उसको डालेंगे, कूड़े कूड़ा जो होता है स्क्रैप, उसको इंक्लूड डालेंगे, 50% तक इसको बढ़ा देंगे, ताकि हम लोग स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और ये सब बातें नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में लिखी गई थी, ठीक है। अभी तक तो क्या है, 30 से 35% तक है, लेकिन हम लोग इसको कितना बढ़ाने वाले, 50% तक। तो स्क्रैप स्क्रैप जो है स्टील के प्रोडक्शन में रहेगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। और आज का हमारा क्वेश्चन मीन्स का जो हम मैं आपसे पूछती हूँ वो भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। स्क्रैप जो है वो स्टील की प्रोडक्शन में काफी ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, और उसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है, हमारे लिए सबसे सही है, ठीक है, ताकि उसको इनफाइनाइट टाइम रिसाइकिल किया जा सके, ठीक है। ये स्टील बनाने में एक रॉ रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, इसे स्क्रैप स्टील कहते हैं। स्क्रैप स्टील आपको घर के स्क्रैप होते हैं, इंडस्ट्री का स्क्रैप होता है, वहां से मिल जाता है सारा कुछ, और वो फिर स्टील की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। 60% हो जाना, मतलब 50% तक तो एटलीस्ट ही हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बने रहे, रिसाइकलिंग पॉलिसी बनी रहे, और बहुत ज्यादा हमारा स्टील जो है वो वेस्टेज में ना जाए। ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की एक पहल थी कि हमें इस तरीके से बनाना है। देखो एक तो देखो स्टील बनता है आपका आयरन ओर से, एक तो स्टील आयरन ओर से बनता है, लेकिन इतना तो है नहीं ना हमारे पास अमाउंट, तो हम लोग स्क्रैप से भी स्टील का निर्माण कर सकते हैं। तो वो चीज है यहाँ पर स्क्रैप स्टील कहते हैं उसको, रिसाइकिल होता है, और उसमें बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस भी हमारे नहीं होते, बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है। तो स्क्रैप का अगर यूज करो स्टील प्रोडक्शन में, तो हमारी सरकार ने टारगेट रखा है, टारगेट हमसे पूछा जा सकता है, वही आपको यहाँ पे भी समझाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको इसी तरीके से यहाँ पे समझाते हुए चल रहे। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के, कंप्लीट करना। बाकी आप लोगों का जो भी इसमें और चीजें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, 8 फरवरी के करंट अफेयर्स में। यहाँ तक आपको वीडियोस कैसी लग रही, कंप्लीट करो, डेली वाली वीडियो सुनो, वीकली सुनो, प्लेसेस इन न्यूज कवर करो, आपका सारा करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई।
तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।